नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? इसमें हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ NEP, जिसमें दो कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला कंपोनेंट हमने देखा था लिबरलाइजेशन, सेकेंड हमने देखा था दोस्तों प्राइवेटाइजेशन, और अभी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? ग्लोबलाइजेशन को। तो आइए जरा समझते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, ये आपका क्या है बच्चे? वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड को किससे डिनोट किया जा रहा है? छाते से, और इसके नीचे यहाँ पे सब लोग हैं। तो सब लोग में कौन कौन है देख रहे हैं आप सभी लोग? ये अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या कि एक ही छाते के नीचे इतने लोग रहेंगे, इसका मतलब ये होता है क्या? तो ये तो नहीं होता, लेकिन देखो इसका मतलब ग्लोबल यानी क्या होता है आपको पता होगा। ग्लोबल मतलब ग्लोबल यानी क्या? पूरा वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है। यानी होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताती हूँ कि इसके तहत हम क्या कर सकते हैं। हम ना मतलब अलग अलग देशों के साथ क्या कर सकते हैं बच्चे? ट्रेड कर सकते हैं। यानी उनके देश का सामान हमारे देश में आ सकता है, हमारे देश का सामान उनके देश में जा सकता है। यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हम आसानी से कर सकते हैं। तो यही है बच्चे आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो आइए इसका मीनिंग हम समझते हैं। देखो नीचे चलते हैं, थोड़ा इसका मीनिंग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, क्या बताया जा रहा है? क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी क्या है? तो ग्लोबल इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी हैविंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। यानी क्या हो सकता है बताइए? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो, ठीक है। बस गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं, बल्कि कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी का भी क्या होता है यहाँ पर? मतलब फ्लो होता है, ठीक है। यानी हम एक देश के साथ मतलब एक या फिर उससे ज्यादा देशों के साथ क्या कर सकते हैं दोस्तों? ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हिस्सा ले सकते हैं, उसमें भागीदार बन सकते हैं। तो ये होता है आपका बच्चे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इसका मतलब यह है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी जो इकोनॉमी है कंट्री की, उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। किसके साथ? पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। मतलब क्या हुआ, अगर हम दूसरे देशों के साथ क्या करेंगे बच्चे? ट्रेड करेंगे, तो क्या होगा? उनके देश का पैसा हमारे देश में आएगा। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी कि नहीं? क्योंकि फ्री में तो कोई पैसा मतलब हमारा सामान कोई फ्री में तो लेगा नहीं। अगर हम सामान देंगे तो वापस मतलब उसके बदले में हमें पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा ये तो डेवलपमेंट होगा, वही बात बताई जा रही है, ठीक है। ये क्या करता है? इट रिमूव्स द बैरियर्स इन फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यानी जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है वहां पे जो बैरियर्स लगाए गए हैं, जो भी रुकावटें हैं, उसको ये दूर करता है, ठीक है। समझ में आ गया? ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड इज वन, ठीक है, ये हो गया आपका ग्लोबल। चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों वो है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। यानी देखो ऑल द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। यानी पहले जो रिस्ट्रिक्शंस थे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, उसको क्या किया गया बच्चे? हटाया गया, ठीक है। फर्दर फिर उसके आगे क्या किया गया? जो टैरिफ रेट थे दोस्तों, टैरिफ रेट्स हैव बीन ब्रॉट डाउन कंसिडरेबली। टैरिफ रेट यानी क्या होता है? मान लीजिए अगर हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स भी लगाया जाता है, तो उसी को टैरिफ रेट कहते हैं, ठीक है। तो उसको भी धीरे धीरे क्या किया गया? रिड्यूस किया गया। यानी जो अननेसेसरी टैक्सेस लगाए जाते थे उसको हटा दिया गया, ठीक है, और जो टैक्सेस ज्यादा थे उनको कम किया गया, ठीक है। द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स हैव बीन रिड्यूस। यानी इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब इम्पोर्ट करते टाइम पे जो टैक्स जो पैसा भरते हैं, जो टैक्स देते हैं, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो उसको भी क्या किया गया दोस्तों? रिड्यूस किया गया। तो ये था आपका पहला वाला पॉइंट, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है दोस्तों? हैज ओपन द इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया? ओपन कर दिया है। बाहर वाले हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि फॉरेन कैपिटल जो है वो हमारे देश में मतलब जब हमने रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, हमने ओपन कर दिया कि अगर किसी को हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना है तो आसानी से करो, ठीक है, मतलब करो, बिंदास करो, ऐसा अगर हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉरेन कैपिटल है वो हमारे देश में आएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और फिर क्या होगा? जो हमारे इंडियन इकोनॉमी है ना दोस्तों, ये पार्ट बन गई, किसका पार्ट बन गई? ग्लोबल इकोनॉमी का, क्योंकि बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका थर्ड पॉइंट, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। यानी
रुपी को क्या कर सकते हैं, मतलब आसानी से कोई भी फॉरेन करेंसी उसको हम आसानी से रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही बात है कि एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी हैज मेड फ्लेक्सिबल, रुपी इज मेड फुली कन्वर्टेबल टू ऑल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। यानी आपको पता ही है पैसा कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए डॉलर है, उसको कन्वर्ट करना रुपी में या फिर रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना, ये इजी हो गया। ठीक है, तो बस इस पॉइंट में इतना ही है, कन्वर्टेबल ऑफ रुपी। ठीक है, रुपी क्या हो गया बच्चे, कन्वर्टेबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरेन कोलाबरेशन। फॉरेन कोलाबरेशन यानी क्या होता है कि एक साथ मिलकर के काम करना है। जैसे मान लो कि दो कंपनीज है, ये यहाँ पे कंपनी ए है और कंपनी बी है। ठीक है, अब ये दोनों क्या चाहते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाबरेट करें, तो ये क्या करेंगे, ये दो कंपनीज है ना, ये एक साथ मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये पूरी एक कंपनी बन जाएंगे और ये एक साथ काम करेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, कोलाबरेशन कहा जाता है। ठीक है, यस। तो इंडियन कंपनीज आर अलाउड टू एंटर इनटू इंपॉर्टेंट फॉरेन कोलाबरेशंस, यानी जो इंडियन कंपनीज है वो क्या कर सकते हैं, वो अगर किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलाबरेशन करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो ये बॉर्डर था ना, ठीक है, बॉर्डर, इसको हटा दिया गया। हमने देखा ना बॉर्डरलेस, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बॉर्डरलेस हो गया, बराबर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मारुति और सुजुकी। ठीक है, आपने सुना होगा मारुति सुजुकी। तो देखो भैया, ये जो मारुति है आप लोग को पता ही है हमारी इंडियन कंपनी है ना। फिर यहाँ पे सुजुकी जो है ये कहाँ की कंपनी है, ऐसा नाम कहाँ पे रहता है भैया, जापान। ठीक है, जापान की। तो दोनों एक साथ मिल गए, दोनों ने कोलाबरेट कर लिया। ठीक है, तो क्या बन गया ये मारुति सुजुकी। बात समझ में आई। तो ये दोनों मिलकर के काम क्यों कर पा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर ये हमारा NEP नहीं आया होता तो आज ये दोनों साथ साथ में नहीं होते। ठीक है, वैसे यहाँ पे हीरो और होंडा भी है। हीरो इंडिया की है, होंडा आई थिंक दूसरे देश की है, शायद से ये भी जापान की ही है। ठीक है, दोनों एक साथ आकर के काम, मतलब इन्होंने क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर लिया और ये बन गया हमारा क्या बन गया, हीरो होंडा। ठीक है, पहले बस हीरो अलग था, होंडा अलग था, लेकिन एक साथ आ गए तो हीरो होंडा। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया, टाटा कोरस, डील ऑफ आयरन एंड स्टील इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो फॉरेन कोलैबोरेशन भी जो है वो किसकी वजह से यहाँ पे आसान हो पाया है, ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, टू एंश्योर लॉन्गर ड्यूरेशन इन फॉरेन ट्रेड, चेंजेस वर मेड इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यानी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना दोस्तों, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे, इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड था। पहला यहाँ पे है लिबरलाइज्ड पॉलिसी, यानी ऐसी पॉलिसी लाओ जिसमें ज्यादा ना रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, ज्यादा बहुत ज्यादा कंट्रोल ना होगे वो गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ही हर हिसाब से, मतलब हर तरीके से गवर्नमेंट ही डिसीजन ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिबरलाइज्ड पॉलिसी होनी चाहिए, यानी जो काम कर रहा है, जो बिजनेस चला रहे भैया, उसको तो कुछ फ्रीडम दो कि वो अपने कंपनी का डिसीजन खुद ले पाए कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, हमारा सामान हमको कहाँ भेजना है, ये सब कुछ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, यानी फॉरेन ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे दोस्तों उसको हटाया गया। एंड एनकरेजमेंट टू फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन को एनकरेज करना। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स थे। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट को क्या करना, एनकरेज करना। अब ये कैसे होगा, तो थ्रू एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी क्या है बच्चे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, इसके तहत ये एक्सपोर्ट को मतलब बढ़ाने की बात करी गई। ठीक है, वेरियस इंसेंटिव आर गिवन टू एक्सपोर्टर्स, यानी जो एक्सपोर्टर्स थे उनको अलग अलग प्रकार से इंसेंटिव देना। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना ताकि जो एक्सपोर्ट है ना बच्चे वो बढ़ सके। क्योंकि देखो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इसमें किसका फायदा है, सोच करके बताइए, सोचो। हम अपना सामान दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी। तो फॉरेन करेंसी अगर हमारे देश में आएगी तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। ठीक है, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा तो हमारा ही तो फायदा होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी प्रयास करती है कि भैया इसको क्या मिले, मतलब इसको प्रोत्साहन मिले, एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करें। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आता है दोस्तों किसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका ग्लोबलाइजेशन। इसमें बस ज्यादा पॉइंट नहीं थे, 5-6 पॉइंट थे। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके आगे देखो हमारा कौन सा टॉपिक आने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। इसको तो अभी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन बता देती हूँ कि क्या है। इवैल्यूएशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, मेजर अचीवमेंट्स और मेजर फेलियर्स। ठीक है, कुछ अचीवमेंट्स भी थे इसके, कुछ फेलियर्स भी थे, तो देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, है ना। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़ो, और नेक्स्ट लेक्चर में तो आपका ये जो चैप्टर है ना ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। और देखो आप लोग को बता देती हूँ कि आपका जो इकोनॉमिक्स है ना बच्चे, क्लास 11th का इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, और 11th ही नहीं बल्कि 12th का भी। ठीक है, 11th 12th का इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स
और मैथमेटिक्स से सब कुछ मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं। तो बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। और क्या करोगे, देखो भाई अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना बच्चे, तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की आईडी बता दूं? आ जाओ, बता देती हूँ। वैसे तो कई बार बताया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। आ जाओ भैया, आ जाओ। ये है आईडी, आप लोग इससे जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह जो भी रहते हैं वो इसमें आपको मिल जाता है। ये हमारा एप्लीकेशन है SK क्लास नाम से, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।